हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है समरी लेक्चर में। और आज हम लोग समरी करने वाले हैं, समराइज करने वाले हैं 1 से 1.5 घंटे में। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ये जो लेक्चर्स का जो फॉर्मूला शीट है ऑलरेडी आपके ऐप में अपलोडेड है। तो आपको कुछ नहीं, अगर आपको लगता है तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और फिर समरी लेक्चर को एंजॉय करो। क्योंकि लिखने का जब टेंशन नहीं होगा ना, तो आप चीज़ों को फोकस से सुनोगे और सिर्फ देखोगे कि हाँ यार ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिलेट करना है, या मुझे इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करना है। ये वो फॉर्मूलाज हैं या ये पूरे चैप्टर का एक जिस्ट है जो आपको अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया जाएगा। तो आपको इसके साथ फॉर्मूला शीट को क्या करना है, अगर हो सके तो प्रिंट आउट ले लो, पीडीएफ सेव कर लो और उसको साइड बाय साइड खोल के रख दो। लैपटॉप के एक साइड में खोल देना या मोबाइल के एक साइड खोल के रख देना, ताकि आपको लिखने की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। क्योंकि बाबा आ चुके हैं, सत्संग चालू होगा और यहाँ पे आज पूरे के पूरे रिवीजन पे ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे और सीखते सीखते ये जानेंगे कि चैप्टर 1 से 1.5 घंटे में कैसे रिवाइज होता है। आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के बाद आप डीवीपी को अटेम्प्ट करोगे अपने, और डीवीपी अटेम्प्ट करके फिर आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके डीवीपी हैं उनको अटेम्प्ट करना, उनके क्वेश्चंस देखना, उनकी चीजों को रिलेट करना, आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो चलो अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज अपना पहला चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट का समरी लेक्चर। और मोल कॉन्सेप्ट आप सबको जो 11th क्लास में होते हैं उनको पहला लेक्चर मिलता है, पहला चैप्टर मिलता है, और हम 10th से जब 11th क्लास में आते हैं तो उड़ जाते हैं। सिमिलरली अगर हम रिपीट कर रहे होते हैं तो वहां पे भी जब 10th से 12th से 11th में ऐसे ही बर्बाद हो चुका होता है, जब रिपीट कर रहे होते हैं तो वहां पे भी ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चैप्टर हर एक जगह, इस चैप्टर का नाम ही एनसीईआरटी में रखा गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ये सारा का सारा बेसिक्स को कवर करता है, और ये चैप्टर आना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि ये हर एक जगह यूज होगा। आपको भी पता है ये चैप्टर अगर आपको आता है तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप आगे कहीं भी केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये चैप्टर अच्छा कर लिया तो। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को अच्छा करने के लिए आपको फटाफट रिवाइज करना है। आपने ऑलरेडी वीडियोस कर रखी हैं, क्लासेस लगा रखी हैं, आपने सब कुछ कर रखा है, तो आपको क्या करना है, बस इस चैप्टर को मेरे साथ रिवाइज करना है। जो हमने क्लास में किया है उसी को एक बार और रिवाइज करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे आज क्या क्या होता है। तो चलो भाई, समरी लेक्चर शुरू करते हैं। लिखने का टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला शीट आपके पास है। जिन लोगों को लगता है लिखना है तो बेटा आप वीडियो पॉज करना, मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए साइड हो जाऊंगा, आप अपने पास बैठ के उसको पॉज करके लिख लेना। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूंगा कि बेटा आपके पास पीडीएफ पड़ी है, संडे को टाइम मिले तो आप आराम से उसको लिख के अच्छे से ब्लैक ब्लू पेन व्हाइट पेन से जैसे मन करे वैसे लिख के बता सकते हो, शेयर कर सकते हो हम लोगों के साथ। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और मेरे पास सबसे बेसिक सी चीज स्टार्ट होती है, जब मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो सबसे बेसिक सी चीज से स्टार्ट होता है, और वो होती है पहली चीज, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी शुरू होती है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी में क्या देखने को मिलता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी में देखने को मिलता है कि सर मॉलिक्यूल और एटम्स का कन्वर्जन। अगर आपको कहीं मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उसके अंदर एटम्स पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सर मॉलिक्यूल्स दिया गया है, एटम्स निकालना है। मॉलिक्यूल्स दिया गया है, आपको एटम्स निकालना है, तो कुछ नहीं, आप उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एटॉमिसिटी क्या होता है आप सबको पता है। एटॉमिसिटी क्या होता है, CO2 के अंदर, CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। और अगर टोटल मॉलिक्यूल की पूछी जाए तो 3 है, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। तो अगर मॉलिक्यूल से एटम पूछा जाए तो कुछ नहीं, आप मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी से। अगर उल्टा पूछा जाए तो उल्टा कर दो, एटम्स को डिवाइड कर दो, किससे, एटॉमिसिटी से। एटम्स को डिवाइड कर दो, किससे, एटॉमिसिटी से। तो एटॉमिसिटी इज नथिंग, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सर इवन एटॉमिसिटी को ही देख के मॉलिक्यूल्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक क्या है सर, जो सल्फर का, जैसे ये एसिड दिया हुआ है, सब के सब सेम टाइप के एटम्स हो, उसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक। सारे के सारे डिफरेंट टाइप के एटम्स हो, उसको क्या बोल देंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स भी एटॉमिसिटी से डिफाइन करें तो एटॉमिसिटी को देख के अगर एक ही टाइप के एटम्स आते हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर अलग अलग टाइप के एटम्स आते हैं तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एटॉमिसिटी ये हो गई मॉलिक्यूल से एटम में जाने की, एटम से मॉलिक्यूल्स में आने की। अब देखना सर, एटम्स के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं ये देख लेना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिएगा। क्या होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कौन कौन से होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो वो है मेरे पास सर ये इलेक्ट्रॉन। पहला कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन
फिर कौन है प्रोटॉन और फिर कौन है न्यूट्रॉन। इन सब का इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस पी प्लस पी और एन से। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। इसको ये एब्सोल्यूट चार्ज है। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूछा जाए तो कितना चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा तो रिलेटिव चार्ज कितना होगा उसका, -1। मतलब अगर क्लोरीन से क्लोरीन -1 होता है, इसका मतलब क्या होता है, Cl से Cl -1 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बस इसका मतलब यही है। अगर मैं बोलूं Cl से Cl माइनस जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सर इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसके अंदर कितने हो गए, 18 हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज 1 हो गया, नहीं नहीं, -1 नहीं है चार्ज, वो उसका रिलेटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से कितना चार्ज होता है, इतना। इसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार -1 लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, +1। तो ये हमारा बेसिक हो गया। फिर अगर हम बात करें तो सर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, 10 की पावर -31। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन्स का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन हाँ आप देखोगे तो आपको गैप दिख जाएगा। आप देखोगे तो आपको गैप दिख जाएगा और वो क्या होगा कि सर यहां से और यहां पे थोड़ा सा ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स का मास थोड़ा सा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का मास काफी ज्यादा नेग्लिजिबल है। इसीलिए अगर इसको मैं 1 लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कभी भी किसी एटम के अंदर आप जाते हैं, 3 लोग मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वो तीनों में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसिडरेबल होता है बट इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, नेग्लिजिबल। प्लीज बेटा आप एकदम ऑडियो की तरह सुनो, पॉडकास्ट की तरह इसको सुनने की कोशिश करो, क्योंकि चीजें आपने ऑलरेडी की हुई हैं, क्लास में किया हुआ है, तभी आप। अच्छा कोई बिना क्लास के डायरेक्ट आ गया हो तो भैया सॉरी, आप प्लीज क्लास करके आइए, अदरवाइज आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पूरी क्लास 10 घंटे 20 घंटे की क्लास को अगर हम 1 घंटे में समराइज कर रहे तो बेटा यहां पे आपको चाहिए कि क्लास देख के आना पड़ेगा, ठीक है, ये देख लेना। फिर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या हैं कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1/1837 टाइम्स, मतलब बहुत ही छोटा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा हो जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट या 1 U बोलते हैं। इन जनरल मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग इक्वल मानते हैं और दिस इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑप्शन में दिया जाए कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि नहीं भैया एग्जैक्ट बताओ, तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। अभी थोड़ी देर पहले ये टेबल में बता रहा था, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है, किससे, प्रोटॉन से, थोड़ा सा ही। इसलिए हम जनरली हम लोग क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, ऑप्शन ही ना दिया जाए, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। एटॉमिक मास क्या होता है सर, एटम के अंदर मास किसके किसके कारण होगा, एटम के घर में कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या कर दिया आप लोगों ने, 0। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या कर दिया, नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन्स का मास आपने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल। तो एटम के अंदर जो मास लोगे वो किसके कारण लोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कारण लोगे। मास ड्यू टू प्रोटॉन और मास ड्यू टू न्यूट्रॉन्स लोगे। याद रखना इलेक्ट्रॉन्स की कोई वैल्यू नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसीडर तक नहीं करते। लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन्स काम करता है, क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन चेंज कॉजेस केमिकल रिएक्शंस। चेंज इन इलेक्ट्रॉन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, और चेंज इन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स होता है तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो देख लो बेटा ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहले 2 स्लाइड्स हमने कंप्लीट किए कि हाँ सर एटॉमिसिटी क्या है, ऑलरेडी आपने क्लास में किया हुआ है, डिस्कस्ड है चीजें, थोड़ा सा साथ साथ में रिलेट करने की कोशिश करो। ओके चलो अगली स्लाइड देखते हैं कि अगली स्लाइड पे क्या क्या है। आप सबको पता है किसी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, 3 चीजें चाहिए होती हैं, और वो क्या क्या हैं सर, उसका सिंबल चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर चाहिए और मास नंबर चाहिए। व्हाट इज सिंबल, सिंबल सर किसी भी एलिमेंट का, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, फास्फोरस का P होता है। तो सर किसी सिंबल को बीच में लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर, और नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर, नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितनी पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, उसके नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। हर एक जगह आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे जेड जहां लिखा होगा समझ जाइएगा एटॉमिक नंबर है। मास नंबर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। किसी भी एटम में जाओगे, किसी भी एटम में जाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा
किसी भी एटम में जाओगे तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उसको जेड से निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा ए माइनस जेड, और एटॉमिक नंबर हो चाहे मास नंबर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हो, ये हमेशा क्या होते हैं, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये हमेशा क्या होंगे, होल नंबर होंगे, हमेशा क्या होंगे, होल नंबर होंगे, हमेशा क्या होंगे, होल नंबर होंगे। मतलब हमेशा 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे आएंगे। जैसे मैं बार बार बोलता भी हूँ, क्लास में ही बोला था, कभी किसी के घर पे कोई पूछे कितने लोग रहते हैं तो 3 लोग 4 लोग 10 लोग 20 लोग बोलेगा, कभी ये नहीं बोलेगा 4.5 लोग रहते हैं कि सर हमारे घर के ऊपर भूत रहता है उसको भी आधा काउंट कर लो, पत्ते हिलते हैं उसको भी आधा काउंट कर लो, नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एटॉमिक नंबर मास नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर, इन सबको हम लोग क्या करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, ये हमेशा ऑलवेज होल क्वांटिटी, होल नंबर अपने पास रहने वाले हैं। ठीक है, फिर प्रोटॉन्स आ गया, न्यूट्रॉन्स आ गया, इलेक्ट्रॉन्स की हम वैल्यू पहले से भी नहीं कर रहे थे, उसके मास को हम कंसीडर आज भी नहीं कर रहे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने हवा में रख दिया, मास को मतलब इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे मतलब धूल मिट्टी बराबर मान रखा है हम लोगों ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के कारण देखोगे किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने जाओगे, किसी के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाओगे तो आप देख पाओगे कि एटम्स के अंदर दो टाइप के एटम होते हैं। एक होता है न्यूट्रल अनचार्ज या आइसोलेटेड एटम, मतलब कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, जितना निगेटिव उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस टाइप के एटम्स में निकालना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर किसी एटम, मान लो जैसे ऑक्सीजन दिया हुआ है तो अरे यार ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो यहां पे देख लो। अब मैं बोल रहा हूं ऐसा कि सर ऑक्सीजन ऐसे दिया हुआ है 8 और 16, तो आप क्या करोगे, प्रोटॉन कौन सा हो गया 8, क्योंकि ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका मास नंबर है। आपने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा, न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं, 16 माइनस 8 हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या कर देंगे सर, 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं, तो मतलब किसके इक्वल, प्रोटॉन के इक्वल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के इक्वल, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चार्ज एटम है, अगर कोई चार्ज एटम है तो उसके अंदर कटायन होगा और एनायन होगा। कटायन और एनायंस क्या होते हैं, कटायंस और एनायंस क्या होते हैं ये देख लेना। कटायंस क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एटम। पॉजिटिवली चार्ज एटम मतलब जो किससे बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम होंगे। क्यों, क्योंकि सर न्यूट्रल होने पे, अगर आप न्यूट्रल होते हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव चार्ज बना लिया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लेस देन प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या माइनस कर देना, चार्ज माइनस कर देना। नंबर ऑफ, क्योंकि आपको कम करना है ना, डिक्रीज करना है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम आएंगे। लेकिन अगर एनायंस की बात की जाए तो एनायंस के केस में क्या होगा, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, दे आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां क्या होगा, ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दैट मींस व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, प्रोटॉन्स प्लस चार्ज हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। प्रोटॉन प्लस क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे, हो जाएगा, श्योर हो। तो ये कटायन हो गया, एनायन हो गया। मतलब किसी एटम के घर पे गए तो तीन चीजें मिल गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, उनकी नंबरिंग कर ली, उनका एटॉमिक नंबर देख लिया, उनका मास नंबर देख लिया, उनका सिंबल देख लिया, उनका रिप्रेजेंटेशन देख लिया, एटॉमिसिटी देख ली, मॉलिक्यूल्स देख लिया, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लिया। चीजों को रिवाइज करते जाओ, सीखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, सीखते जाओ। भैया आप जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है ना। अब देख दे आइसोटोप्स, एटम्स के अंदर कुछ चीजें और होती हैं। एटम्स के अंदर होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर हो। या इसी को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन सेम होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। इन जनरल हम लोग क्या मानते हैं कि सर जितने हेवियर आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप हाइड्रोजन कहलाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन, या इसी को मेनली हाइड्रोजन बोलते हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ट्रिटियम वाला क्या होगा, ट्रिटियम वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव। आइसोटोप्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा किधर होगा, अपने पास हाइड्रोजन के पास, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम, ठीक है। ये देख लेना। सर एवरेज आइसोटोप्स की बात की जाए, एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि याद रखना एटॉमिक मास, मास नंबर कभी भी, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने पास
होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन में नहीं होता। आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट में एक आता है एवरेज एटॉमिक मास, एंड दैट इज व्हाट एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं, जो भी आइसोटोप्स का एबंडेंस है, जो भी आइसोटोप्स का एबंडेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आइसोटोपिक मास से, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आइसोटोपिक मास से, डिवाइड बाई क्या कर लेना, 100 कर लेना, डिवाइड बाई क्या कर लेना, 100 कर लेना। अगर 2-3 आइसोटोप्स हैं, मान लो ऐसे करके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, मान लो पी के ऊपर 20 है, पी के ऊपर 22 है, पी के ऊपर 23 है, इसका परसेंटेज 30 दिया है, इसका परसेंटेज 40 दिया है, इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं, इस 20 को किससे मल्टीप्लाई करो, 30 से, इस 22 को किससे मल्टीप्लाई करो, 40 से, 23 को किससे मल्टीप्लाई करो, 30 से, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 100 कर देना, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल, एवरेज एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल, वो फ्रैक्शनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइसोटोप्स की सेम केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बट हाँ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो आइसोटोप्स के केस में ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब आइसोटोप्स के बारे में बात करें, उसके बाद हमारी लाइफ में और भी आइसो टर्म आते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, और अब आइसो टर्म के बारे में बात करेंगे तो आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, आइसोडायफर्स, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप अगर क्लास अटेंड करके आपको सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा होगा, गजनी वाली अदास वापस आ रही होगी। आइसोबार्स किसको बोलते हैं, जहां मास नंबर क्या हो जाए, जहां मास नंबर क्या हो जाए सर, सेम हो जाए, बट एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। मतलब इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, याद रखना न्यूक्लियॉन्स क्या होगा अपने पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। जैसे होता है ना कि दुनिया को बचाने वाले को एवेंजर्स बोल देते हैं, वैसे ही हम लोग जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स है। ये न्यूक्लियॉन्स अपने पास सेम होंगे आइसोबार्स में। आइसोटोन्स में या आइसो न्यूट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोस्टर्स मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स, एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स। आइसोडायफर्स मतलब सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम रहे, p माइनस एन या n माइनस पी अगर सेम रहता है तो उसका चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडायफर्स। तो ये एटम्स के अंदर सारी कहानी होती है, किसी एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसके अंदर सिमिलरिटीज क्या हैं, उसके अंदर चीजें कौन कौन सी कैसे डिस्कस होती हैं, ये अपने पास आता है। फिर एक एटम का मास अगर किसी भी एलिमेंट का निकालना है, एक एटम का मास किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो आपको क्या करना है, मास नंबर के आगे क्या लगा दोगे, या तो AMU, या फिर मास ऑफ 1 प्रोटॉन, या फिर 1.66 इंटू 10 की पावर -27। आपको कुछ नहीं, आप क्या करोगे, मास नंबर इंटू AMU कर दोगे, या फिर मास नंबर इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन कर दोगे, मास नंबर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27। सर आपको ये सिंपल चीजें दी गई हैं कि भैया ये देख लो, अगर एक एलिमेंट का निकालना है, मास ऑफ 1 एटम का निकालना है तो क्या करोगे, ऑक्सीजन का दिया है तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बेटा अब याद रख लो, क्योंकि ये चीजें अगर याद नहीं है तो हमेशा दिक्कत आएंगी। ये ध्यान रखो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। अब जैसे ऑक्सीजन का दिया है, एक एटम का मास निकालना है, 16 इंटू AMU, या 16 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, या फिर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो, अगर एक एटम का मास आपको निकल के आ रहा है, ये इसी पे एक चीज डिफाइन होती है, दैट इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट या बोलते हैं 1 यूनिफाइड मास। ये कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। मतलब इसको डिफाइन करा जाता है एक एटम के मास को कितना, कार्बन के एक एटम, कार्बन के रिस्पेक्ट में। मतलब आज के टाइम पे जितने भी एटॉमिक स्केल्स हैं वो सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं, कार्बन के ऊपर बेस्ड हैं। अगर मैं बात करूं तो AMU कैसे डिफाइन करते हैं, ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन, या फिर उसी को आज के टाइम पे ये लिख दिया जाता है यूनिफाइड मास। AMU को भी आजकल हम लोग शॉर्ट कर चुके हैं और उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, U लिख देते हैं। AMU ना लिख के U लिख देते हैं और वो भी सेम वैल्यूज लेगा, ये kg में इतना आएगा, ग्राम में इतना आएगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी।
अब जैसे ही हम इस सब चीजें डिस्कस करते हैं हमारी लाइफ में आता है मोल। और मोल क्या है? कुछ नहीं, एक एवोगाड्रोस नंबर, एक नंबर है जो क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या फिर इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23, या फिर इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं Na मतलब क्या हो जाएगा, अपने को सोडियम मत कर देना, Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अब ये बंदा ऐसा है, ये नंबर एक ऐसा है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मतलब एवोगाड्रो नंबर इंटू 1 AMU मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1। और इसी से एक नई चीज निकल के आती है कि सर एक एटम का मास, आपको एक एटम का मास अभी क्या बोला गया है कि मास नंबर के आगे क्या लगा देना, AMU लगा देना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास बोल देंगे। किसी एक एटम का मास निकालना है तो मास नंबर के आगे AMU लगा दो, एटॉमिक मास बोल देंगे। लेकिन अगर एक मोल एटम का निकालना है, अगर एक मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास निकालना है तो कुछ नहीं, आप क्या करोगे, मास नंबर इंटू क्या कर दोगे, ग्राम कर दोगे। और इसी का नाम हम लोग जस्ट देखो, यूनिट का गेम है, AMU के बदले ग्राम लगा दोगे, सर क्या हो जाएगा, ये मोलर एटॉमिक मास हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये मोलर एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 1 मोल के बारे में बात कर रहे, ये 1 मोल के बारे में बात कर रहे। तो 1 मोल का मास कुछ नहीं, जो भी मास नंबर है उसके आगे ग्राम लगा दो, वही क्या कहलाएगा, 1 मोल का मास या मोलर एटॉमिक मास। तो देख लो, अलग अलग बस इस यूनिट्स का गेम खेला जा रहा है। AMU ग्राम लगाया, अलग अलग नाम ले रहे। सिमिलरली अब कुछ भी होगा, मोल्स के बारे में बात करें, अगर ग्राम यहां देख लेना, ग्राम या G यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, अगर G कहीं यूज हो रहा है प्रीफिक्स के फॉर्म में, देखो बेटा अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया होता ना, अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया होता, अगर मैं 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बोलता तो तुम मास लेते। लेकिन ग्राम यहां पे मास नहीं है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी के प्रीफिक्स में आता है, मतलब नाम से पहले आता है, अगर मैं अपने नाम के आगे ग्राम लगा लूं या मैं अपने पैसे के आगे ग्राम लगा लूं तो वो क्या हो जाएगा, मोल में कन्वर्ट कर देगा। तो 1 ग्राम एटम मतलब इतने एटम। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को भी क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसीलिए हम मोल कॉन्सेप्ट का नाम क्या रख देते हैं, ग्राम कॉन्सेप्ट। और अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने क्लास में सीखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैसे निकाला जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस का, तीनों के लिए क्या निकाला जाता है कि सर ये गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका होता है। ये तरीके सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए वैलिड होते हैं, ये तीनों के लिए वैलिड होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए वैलिड होंगे, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए वैलिड हो जाता है। लेकिन हाँ आगे देखोगे तो यहां पे अब आता है कॉन्सेप्ट किसका, मोलर वॉल्यूम का। मोलर वॉल्यूम क्या है कि एक मोल अगर गैस है उसका वॉल्यूम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा। वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम कैसे फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर और प्रेशर से। सर आप देख लो, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। आप देख लो, इसको आज के टाइम पे न्यू STP बोलते हैं, ये ओल्ड STP है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर STP आज के टाइम पे डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। आज के टाइम पे ये प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर है, और ये वाला क्या है, पुराना हो चुका है। लेकिन अभी भी कैलकुलेशन में हम लोग इसको खूब यूज करते हैं, बिकॉज ये इवन नंबर है या कैलकुलेशन इससे करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए हम इसको खूब यूज करते हैं, ये खूब सारा यूज करते हैं। तो ये देख लेना, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, मोलर वॉल्यूम हो गया। सर ये इसको हम लोग SATP बोल देते हैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने देखी। मोलर वॉल्यूम गैस के लिए होता है, ये सब कुछ किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। इवन मोलर वॉल्यूम कोई पूछे तो वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। वो नेचर से मतलब नहीं है उसको, कोई भी गैस हो, देखो यहाँ पे कोई भी गैस हो, उसको नेचर से मतलब नहीं, किससे इंडिपेंडेंट है, देख लो, उस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो आपको क्या करना है, वो किससे इंडिपेंडेंट होगा, गैस कोई भी हो, CO2 हो, N2 हो, O2 हो, कोई भी गैस हो, उसको कोई मतलब नहीं, उसकी एटॉमिसिटी से कोई मतलब नहीं, उसके मास से कोई मतलब नहीं। एंड दैट्स वाई अब हम गैसेस के लिए अगर बात करें तो गैस के केस में नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। सर मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, 22,400 ml, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, या 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को कभी भी गैस के लिए यूज करना है, सॉलिड और लिक्विड्स के लिए यूज मत कर देना, अदरवाइज पछताओगे। ठीक है ना? होता है ना बेबी तुझे पाप लगेगा, वही वाला गाना अपने दिमाग में बचेगा कि भाई पाप लगेगा। ये वाला अपने पास गलती से ही मत कर देना। ये फॉर्मूला हमेशा किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये देख लो, यहां पे हमने एक वाई मैप बनाया था और हमने क्लास में ये देखा था कि भैया आप कभी भी अगर किसी का कोई भी न्यूमेरिकल दिया है, अगर आपको मास दिया है, आप डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। आपको अगर मास दिया है तो आप पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या निकालोगे? वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम दिया है और कोई पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आप वॉल्यूम दिया है तो पहले क्या निकालोगे? मोल्स, फिर क्या निकालोगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे करते हैं? तो ये देख लो, इधर से इधर आए तो डिवाइड बाय दिस। अभी फॉर्मूला लिखा था, जाते टाइम क्या होगा? अगर किसी सिंपल मैथ्स हम लोग पढ़ते कि अगर 2 इंटू एक्स क्या है? y है, तो x क्या हो जाएगा? y/2 हो जाएगा। अगर आप इधर मल्टीप्लीकेशन में हो तो उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाओगे। अभी आपने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा था, गिवन मास को किससे डिवाइड करते हैं? मोलर मास से, तो आपको ये मिलता है। सर उल्टा जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करना पड़ता है एवोगाड्रो नंबर से, तो ये मिलता है। उल्टा जाओगे मल्टीप्लाई कर देना। मोल्स के लिए इसको डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, निकाल दो। गिवन वॉल्यूम, ये याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? गैस के लिए। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? गैस के लिए। लिक्विड के ऊपर मत लगा देना, सॉलिड के ऊपर मत लगा देना, खासकर पानी के ऊपर मत लगा देना, क्योंकि पानी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और आप सबने अगर डीपी किया होगा, आप सबको रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ यार ये गलती होती है। वाटर के केस में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। वाटर के केस में वॉल्यूम दिया होता है और आप सब लोग क्या करते हो? इसके ऊपर डिवाइड कर देते हो। नहीं, वाटर के केस में क्या लगेगा? ये और ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अगर लिक्विड है तो उस केस में वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं। अब इसमें ये जो इक्वेशन है, अब ये इस इक्वेशन को देखोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन। कोई पूछे कि सर आपको कैसे पता चल रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये वाली टर्म ये कहां से आया, कैसे आया? एक्चुअली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों किसी भी गैस के रिलेटेड होते हैं। कैसे कैसे रिलेट करते हैं? तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं, उस इक्वेशन का नाम देते हैं PV = nRT। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन को स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि सर इस इक्वेशन को खासकर 11th वाले तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ही पढ़ते हैं। रीजन कि भाई 11th क्लास में क्या होता है, ऑब्वियस है अपना आदमी मोल कॉन्सेप्ट में उलझा रहता है। ये यहां तक तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हाँ अब जान जाते हैं क्योंकि जानना जरूरी है अपने पास। सर आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV = nRT। मतलब किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, ये आपस में कैसे रिलेटेड होगा, इसके लिए जो इक्वेशन दी जाती है इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? PV = nRT। गैस के लिए जो इक्वेशन यूज होती है, P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, T क्या है? टेम्परेचर। आपको पहले से ही पता था, लेकिन R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और R की वैल्यूज फ्लक्चुएट करती हैं, अलग अलग होती हैं। R की वैल्यू 8.314 लेते हैं जब 25/3, या फिर हम बोल सकते हैं जब प्रेशर क्या हो जाए? पास्कल। ये 25/3 क्यों लेना है? बिकॉज इससे न्यूमेरिकल आपका बहुत ईजी हो जाएगा, इससे आपका न्यूमेरिकल बहुत शानदार हो जाएगा। इसको 0.0821 को 1/12 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपसे को इसका न्यूमेरिकल अच्छा हो जाएगा। R की वैल्यू 2 ले सकते हैं। इसी को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, PM = DRT। जैसे M इज मोलर मास और D इज डेंसिटी, तो डेंसिटी को निकालने का, गैस की डेंसिटी को भी रिलेट कर सकते हो। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज नथिंग। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आपने इस चैप्टर पर नहीं पढ़ा होगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको दोबारा ये मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा तो डरना मत, और अरे PV = nRT। बस नंबर ऑफ किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर आपस में कैसे रिलेटेड होता है, इसकी कहानी को ही क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। इसी कहानी को क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ओके, चलो अगली चीज देखो, डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालते हैं? PM/RT। डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालते हैं? कहां से आया? तो ये देख लो, PM/RT। कोई बोलते कैसे आया? अरे भाई क्या कर रहा है, ये देख ले। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर PM = गिवन मास अपॉन वॉल्यूम।
गिवन मास, इसको नीचे लेके आओ, उसको ऊपर लेके जाओ। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख देते हैं, डेंसिटी लिख देते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख दो, तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या आ जाएगा, पीएम अपॉन आरटी। अगर किसी को डेंसिटी ऑफ गैस को मैक्सिमम देखना है, क्या डेंसिटी ऑफ गैस कब मैक्सिमम होगी, तो आपको ही पता है सर मोलर मास क्या होता है, कांस्टेंट किसी गैस का, आर भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो किसी की डेंसिटी कैसे हाई कर सकते हो, सर डेंसिटी, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे, देख लो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे की तरफ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर क्या करेंगे, कम रखेंगे, और प्रेशर क्या करेंगे, हाई रखेंगे। सिमिलरली एक चीज और आती है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है, कुछ नहीं सर, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको डेफिनेशन छोड़ दो, आप वेपर डेंसिटी बस याद रखना, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी बोली जाए, मोलर मास अपॉन 2 कर देना, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2 कर देना। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, वेपर डेंसिटी। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, वेपर डेंसिटी। यहीं पे एक लॉ आता है, दैट इज नोन एज एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस के पास इक्वल मोल्स होंगे और इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। यही हमारा एवोगाड्रोस लॉ होता है। एवोगाड्रोस लॉ गैसेस के लिए होता है, गैस के लिए ही वैलिड होता है एवोगाड्रोस लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब उसके इक्वल मोल्स होंगे और इक्वल क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इक्वल मोल्स होंगे और इक्वल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ये देख लो, अगर मैं बात करूं परसेंटेज कंपोजिशन की, तो परसेंटेज कंपोजिशन 3-4 तरीके से निकाल सकते हैं आप। दवाइयों के पास, दवाइयों में देख सकते हैं, आपके पास अभी भी कोई दवाई पड़ी हो जहां पे लिक्विड का, सॉलिड का, कोई भी दवाई पड़ी हो, उसके पीछे जाके देखेंगे आपको ये सारे सिंबल्स दिख जाएंगे। सर इन सारे सिंबल्स का कोई अपने पास, बहुत सिंपल चीजें होती है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं मास का परसेंटेज बताओ, तो तुम मास अपॉन टोटल मास कर दो, इनटू परसेंटेज निकाल दो। ये देख लेना सर, मास परसेंटेज किसी का निकालना है तो अपना मास डिवाइड बाई टोटल इनटू 100। अगर कहीं मास परसेंटेज दिया है, एक्वस का मतलब होता है पानी, अगर कहीं किसी का मास परसेंटेज दिया है तो 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका वॉल्यूम का परसेंटेज बोलेगा तो अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सिमिलरली अगर वॉल्यूम परसेंटेज दिया है तो 10 ml इज प्रेजेंट इन 100 ml। क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आई होप सब लोग क्लास के नोटबुक के साथ साथ देख रहे होंगे। मास बाई वॉल्यूम कहीं दिया है, मास बाई वॉल्यूम दिया है तो अपना मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि मास डिवाइड बाई वॉल्यूम बोल रहा है। परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे भी, परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, मास प्रेजेंट इन, मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन मास, वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन मास। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप जब दवाई देखोगे, कोई कैप्सूल होगा, कैप्सूल जो सॉलिड फॉर्म में है उसके ऊपर ये मिलेगा। अगर कोई लिक्विड होगा, आप कभी मतलब कोई भी आप कोई भी सिरप हो या कोई भी अपने पास जूस भी पियोगे, उसके अंदर वो दिख जाएगा। अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड डिसॉल्व किया गया होगा तो ये होगा, और किसी सॉलिड के अंदर कोई लिक्विड डिसॉल्व किया गया होगा तो वो होगा। तो ये ध्यान रखिएगा अपने पास कि भाई चीजें परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आप किसी कंपाउंड का निकालना है तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है 100 इंटू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जब भी आपको कोई बोले कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लास में बताए गए, उनके फॉर्मूलाज में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का निकालना है तो कुछ नहीं, 100 इंटू, या फिर यूनिटरी मेथड भी आपको क्लास में बताया गया है। आपको ये फॉर्मूला याद आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल के कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं तो 100 इंटू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात की जाए, डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट। या फिर यहाँ पे अब जब परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ रहे तो परसेंटेज के ऊपर ही कुछ और बातें कर रहे हैं, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को मेंटेन कीजिए, उसी को क्या बोल देते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब कहीं भी अगर जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है C2H6 लिखा हुआ है तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दो, इसको 1 लिख दो, इसको 3 लिख दो। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया और ये इसका क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया और ये इसका क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, जहां सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जहां पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होते, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते थे।
और इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चाहोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ रिलेट कर सकते हो, यहां से चाहोगे तो आप निकाल सकते हो, आगे न्यूमेरिकल्स में आपको यूज आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेना, कभी भी दो अलग अलग कंपाउंड्स के सेम एम्पिरिकल फॉर्मूले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर उनका परसेंटेज कंपोजिशन सेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आप निकालते हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करते हो, एलिमेंट्स लिखते हो। मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका परसेंटेज एग्जाम हॉल में दिया होगा, या मास फ्रैक्शन दिया होगा, या रेशियो दिया होगा, उसको आप किससे डिवाइड कर देना, उसको आप किससे डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। और इनमें से जो भी छोटा नंबर होगा, जो भी छोटा नंबर होगा उसको डिवाइड कर देना, और यहां से क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा। तो तीन तरीके से, तीन चीजों से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तीन ही डब्बा बनाना है, एलिमेंट्स बनाने हैं, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास करना है, और फिर वहां सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल देना है। बस यही तीन तरीके से ही अब हमें काम करना है। इन्हीं तीन लोगों को हम लोग चेंज करेंगे, इन्हीं तीन लोगों के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। आप डीपी के अंदर देखोगे आपको चीजें मिल जाएंगी जहां पे आप इन्हीं तीनों को कैलकुलेशन कर करके एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। एलिमेंट्स निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो, डिवाइड बाय क्या करो, यहां जो भी नंबर आए उसका सबसे छोटा नंबर उठाओ, इससे डिवाइड करो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हाट एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन अगर मैं बात करूं तो अब मेरे पास बहुत ही अलग तरीके से चाह रहा हूं, तो वो है मेरे पास स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, देखो अभी तक चैप्टर में क्या क्या हो गया, एक बार फटाफट अभी भी रिवाइज कर लो, फिर से दोबारा रिवाइज कर लो भाई, रिवीजन के अंदर रिवीजन कर लेते। हमने एटम्स देखा, मॉलिक्यूल्स देखा, एटॉमिसिटी देखी, सब कुछ देखा, फिर एटम्स के घर में घुसे। एटम्स के घर में क्या घुसे सर, इलेक्ट्रॉन देखा, प्रोटॉन देखा, न्यूट्रॉन्स देखा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के ऊपर क्या क्या कहानी करी सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसो बार्स, आइसो डायफर्स, मतलब रैप सॉन्ग बनता जा रहा है अपने पास। सर इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स का नंबर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियॉन्स का नंबर मास नंबर, और इन सब के ऊपर देखेंगे तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर। ठीक है, सही में रैप बन रहा है। ठीक है, तो सारे नंबर क्या बनेंगे, होल नंबर। सर एटम के यहाँ गए तो एटम में आइसोटोप्स दिखा, आइसोटोप्स में क्या दिखा कि एवरेज एटॉमिक मास करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो सर एटॉमिक मास को या आइसोटोपिक मास को उसके एबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 कर दो, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास कर लिया, आइसोटोप्स कर लिया, आइसोडायफर्स कर लिए, सब कुछ कर लिया। फिर हम आगे की तरफ आए और हमने क्या देखना शुरू किया, हमने परसेंटेज कंपोजिशन देखा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये देखा, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास। परसेंटेज कंपोजिशन जैसे ही निकाला, परसेंटेज कंपोजिशन जैसे ही निकाला, फिर हमारी लाइफ में क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि सर वो एलिमेंट्स, मतलब जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो उसको बोलेंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जहां पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हो। फिर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के तीन तरीके, सॉलिड लिक्विड गैस में दो तरीके। सॉलिड लिक्विड गैस में हमने एक वाई मैप बनाया था, अगर गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये तीनों को आपस में लिंक करने वाला कौन, सर मोल। कौन है इनको लिंक करने वाला, मोल। मोल से ही लिंक होंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, सब कुछ मोल से ही लिंक होगा। फिर हमने मोल्स के बारे में बात करी। फिर हमने ये भी देखा कि गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम क्यों फिक्स हो जाता है, बिकॉज देयर इज एन इक्वेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। और आइडियल गैस इक्वेशन में अपने पास बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन में जब बात करें तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को यूज करेंगे तो दो तीन इक्वेशन आती थी। पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी, पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। डेंसिटी ऑफ गैस आ गई, डेंसिटी ऑफ गैस को देखा। फिर हमने क्या देखा, वेपर डेंसिटी देखा। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2 हो जाता है। इवन हमने ये भी जान गए हैं कि किसी एटम के अंदर अगर बात किया जाए, किसी एटम की बात की जाए तो एटम के एक एटम का मास पूछा जाए तो कुछ नहीं, मास नंबर इनटू एएमयू होता है। और किसी एक मोल एटम का पूछा जाए तो मास नंबर इनटू क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी के आगे, किसी के नाम के आगे अगर ग्राम लग जाए तो वो मोल को रिप्रेजेंट करता है।
हो जाएगा सर। तो यहाँ तक की सारी चीजें हमने कर ली हैं रिवाइज। अब आते हैं कि सर स्टोइकोमेट्री के ऊपर। स्टोइकोमेट्री क्या कहती है, स्टोइकोमेट्री क्या कहती है, ये ध्यान देना। स्टोइकोमेट्री कुछ नहीं, किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कौन किस तरह से क्वांटिटी किसकी किस तरह से फ्लक्चुएट होगी, कौन कितना रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा, कौन प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये सारी कहानी को डील करने वाला बंदा कौन है, स्टोइकोमेट्री है। बस याद रखना वो बैलेंस्ड इक्वेशन। आप किसी भी रिएक्शन को देख के बस ये 3-4 लाइंस लिखना शुरू कर दो। किसी भी रिएक्शन को देख के अगर आप 3-4 लाइंस लिखना शुरू कर दो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है, आप इस रिएक्शन को 28 ग्राम लिखो, इसको 6 ग्राम लिखो, इसको 34 ग्राम लिखो, ये 22.4 लीटर, अगर वो रिएक्शन बैलेंस्ड है तो आप ये लिख लो। और उसके बाद आपको ही पता है कुछ नहीं करना होता, हम सब ने सीख रखा है क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। याद करो भाई, याद करो मेरे से रो कैसे करते थे। अगर कोई ये रिएक्शन दिया हुआ है, अरे कुछ नहीं सर ये रिएक्शन दी हुई है, अगर तुमसे कोई पूछ दे सर आपको स्टैंडर्ड लिख देना है। अगर मैं इसके क्या बोल दूं, अगर मुझे इसके कितने चाहिए, अगर मैं बोलता हूं इसके 2.24 लीटर्स वॉल्यूम गिवन है, तो मुझसे अगर कोई पूछ दे कि सर मोल्स बताओ, इसका कोई मास बताओ, तो मुझे बस एक ही चीज करनी है। मुझे क्या करना है, अगर इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका मास, इसका मोल्स अगर पूछ दिया गया, तो मैं क्या करने वाला हूं, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड को उसके रिस्पेक्टिव टर्म्स में लिख दो। ये रिएक्शन का स्टैंडर्ड मास में लिखेंगे तो 28 ग्राम होगा। इस रिएक्शन को किस तरह लिखेंगे, 3 मोल्स लिखेंगे। और इस रिएक्शन को कितना लिखेंगे, 2 × 22.4 लीटर लिख देंगे। जो जिसमें पूछा जाए या जो जिसमें दिया जाए उसी को लिख दो। और उसके बाद क्या करना है, अरे भैया ट्रिक क्या बताया है मैंने, ट्रिक क्या बताया है, शुरू हो जाओ। क्या ट्रिक बताई है, अरे कुछ नहीं, इसको इससे, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय ऊपर वाले से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देना। ये आंसर किस में आ जाएगा, मोल में। किसने बोला सर इसका आंसर क्या होगा, जो गिवन है इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सर याद करो, कुछ क्लास का याद आ रहा है, कुछ क्लास की बातें याद आ रही हैं। डिवाइडेड बाय 2 × 22.4 कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 × 22.4 कर देना, इसका मास आ जाएगा। सब कुछ निकाल सकते थे स्टोइकोमेट्री में। यही शॉर्टकट मैंने यहां बता रखा है, यही शॉर्टकट मैंने बता रखा है। शॉर्टकट क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड है। शॉर्टकट क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड है। किसी को भी किसी के तरीके से लिख दो। अगर जैसे मान लो मोल में लिखा है तो स्टैंडर्ड मोल में लिख दो। और सबको निकालने का सिंपल सा तरीका बताया है मैंने कि सर ए का मोल निकालना है, क्या दिया हुआ है, सी का मोल। तो आपको कुछ नहीं, क्या करना है, 10 × 1 डिवाइड बाई क्या करना है, 3। 10 मोल्स ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड मोल्स ऑफ सी। यहां पे मोल्स ऑफ बी की बात करें तो सर ये बी के मोल्स कैसे आएंगे, 10 × 2 डिवाइड बाई 3, 10 × 2 डिवाइड बाई 3। सर मोल्स ऑफ डी निकालना है तो इसको डी के लिए 10 × 4 डिवाइड बाई 3। सर यहां गलती से सी हो गया, यहां पे क्या करोगे, सी कर दोगे। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें कर लेना। शॉर्टकट देख लो अपने पास, ये सब कुछ हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक सबने स्टोइकोमेट्री में काफी अच्छी मेहनत करी थी। आपको एग्जाम हॉल में कोई ना कोई एक वैल्यू दी होगी, स्टोइकोमेट्री सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब आते हैं स्टोइकोमेट्री में कॉन्सेप्ट अलग अलग कौन से आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट कौन से आते हैं। जैसे प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया सुनो, मैं तुम्हें रिएक्टेंट तो दूंगा, लेकिन जब बेटा ये कॉन्सेप्ट चल रहा तो आप कॉपी अपनी खोल के देखना शुरू कर दो, ताकि आपको ना चीजें रिलेट हो जाए। आपको बोले सर न्यूमेरिकल, भाई फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा, पूरी क्लास हो जाएगी, ये 12-15 घंटे की क्लास हो जाएगी। ये चैप्टर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में या कम से कम टाइम में जितना आसानी से रिवाइज करा दिया जाए उसकी क्लास है बेटा। कोई ये बोले सर पूरा न्यूमेरिकल करा दो, बेटा न्यूमेरिकल कराने जाऊंगा आपको फिर से उतनी ही मेहनत लग जाएगी, मुझे भी उतनी ही मेहनत लग जाएगी। फिर तो आप बेटर क्लास ही देख लो। समरी लेक्चर मतलब इतना ही कुछ करना है ताकि आपको चीजें याद आ जाए। प्योरिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या है, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट मोस्टली किसके ऊपर लगाते हैं, रिएक्टेंट के ऊपर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का जो भी मास दिया होता है ना, गिवन मास जो होता है वो एग्जैक्ट प्योर मास नहीं होता। क्या होता है, गिवन मास ऑफ जो रिएक्टेंट सैंपल होता है वो प्योर प्लस इंप्योरिटीज होता है। और जो रिएक्शन करने जाएगा वो हमेशा कौन जाएगा, प्योर रिएक्टेंट। इंप्योरिटीज क्यों रिएक्शन करने जाएंगी भाई, इंप्योरिटीज का क्या लगता है, इंप्योरिटी का कोई रिश्तेदार नहीं है, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इंप्योरिटी तो साइड में बैठी रहेगी और साइड में रहेगी। प्योरिटी कॉन्सेप्ट किसके ऊपर लगता है, रिएक्टेंट के ऊपर लगता है। और आपको कभी भी याद रखना, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल
मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट नहीं लेना है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ये ध्यान रखना। और किसी की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल इनटू 100 कर देंगे। आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं, एक बार उसके क्वेश्चंस देखिए, चीजों को सीखिए, याद कीजिए क्या क्या चीजें कराई गई थी। फिर अगर यील्ड और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट दिखाया जाए तो ये किसके ऊपर, देखो ये किसके ऊपर लग रहा है, रिएक्टेंट के ऊपर, ये किसके ऊपर लग रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है, टाइम टेबल में पहले से बना के बैठ जाता हूं, लेकिन हाँ पढ़ाई कितनी होती है किस पे डिपेंड करता है, अपने ऊपर ना, प्रोडक्ट के ऊपर, कि भाई मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ। टाइम टेबल तो मैंने बना लिया, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार पढ़ाई करूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट तुम्हारे ऊपर। क्यों? क्योंकि सर आपने रिएक्ट लिख तो लिया कि हाँ भाई मैं इतना कर लूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपका थ्योरेटिकली जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कुछ और है, और जो एक्चुअल यील्ड है, जो रियल यील्ड है वो कुछ और है। थ्योरेटिकल यील्ड और रियल यील्ड आपका अलग चल रहा है। क्यों? अरे सर थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? जो आपने कॉपी पे लिख के अपने आप से सोच लिया कि सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ूंगा, उसी को क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन एक्चुअल या रियल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या है? जो रियलिटी में मिलता है, जो आपको पता चलता है कि अरे भाई मैं तो 4 ही घंटे पढ़ पाया, दिन भर में 2 घंटे पढ़ पाया, 3 घंटे पढ़ पाया। तो प्योरिटी और यील्ड, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट या यील्ड का कॉन्सेप्ट, ये रिएक्टेंट पे लगता है, ये किस पे लगता है, प्रोडक्ट के ऊपर। ये रिएक्टेंट के ऊपर लगता है तो ये किस पे लगता है, प्रोडक्ट के ऊपर। कोई पूछ दे परसेंटेज ऑफ यील्ड बताओ, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड कैसे निकालते हैं? एक्चुअल यील्ड जो आप रियली में एग्जिस्ट करते हो डिवाइड बाय थ्योरेटिकली, जो कॉपी पे आपने निकाल लिया, कॉपी किताबों पे निकाल दिया, थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या कर दो, 100% यील्ड, ऐसे निकाल देते हैं। तो सर स्टोइकोमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें एक चीज दी हो, बाकी चीजें निकालनी हो, क्रिस क्रॉस मेथड से कर लो। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्योरिटी का। प्योरिटी का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर लगता है? जब आपके पास मास ऑफ सैंपल दिया हो और वहां से आपको चीजें निकालने को दी जाए। और तीसरी चीज कहां से आती है? मास ऑफ सैंपल। उसका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आया? यील्ड का कॉन्सेप्ट। जब प्रोडक्ट के ऊपर बात की जाए कि यार इसका प्रोडक्ट इतना बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, तो वो यील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। एंड अब आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जब आपके पास 2 रिएक्टेंट्स दिए हों, जब आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हों, 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट दिए हों, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टोइकोमेट्री किससे गवर्न हो रही है। आपके पास 2 या 3 लोग दिए हों, जैसे देखो अब तुम घर में अकेले थे, तुम डिसाइड कर रहे थे कि हाँ भाई मैं घर में कब खेलूंगा कब नहीं खेलूंगा, तुम अपने आप से डिसाइड कर रहे थे। तो स्टोइकोमेट्री, बेसिक स्टोइकोमेट्री यही था। लेकिन अगर घर में 2-3 लोग हों तो आप वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई साहब कौन कितना देर खेलेगा, कौन कितनी देर नहीं खेलेगा। वो तुम्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही यहां है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो उस केस में एक कॉन्सेप्ट लगता है एलआर कॉन्सेप्ट, एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या बोला जाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है? पहले तो याद रखना, जब भी एग्जाम हॉल में एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिए होंगे तभी लगाना है। दूसरा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? जो कि रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाता है, मतलब आफ्टर द रिएक्शन उसकी वैल्यू कितनी बचती है? 0 बचती है। आफ्टर द रिएक्शन कितनी बचती है? 0 बचती है। मतलब तुम पूरा पूरा खत्म हो जाओगे तो ऑब्वियस है तुम डिसाइड करोगे कि भैया प्रोडक्ट कितना बनेगा। इट एक्चुअली डिसाइड्स, ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो एक्सेस दिया हुआ है, देखो 2 लोग दिए, एक बंदा खत्म हो गया, पूरा का पूरा न्यौछावर हो गया, तो दूसरा बंदा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो एक अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो दूसरा क्या बनता है? एक्सेस रिएक्टेंट बनता है। एक अपने पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो दूसरा क्या बनता है? एक्सेस रिएक्टेंट बनता है। और एक्सेस रिएक्टेंट क्या है सर? विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, मतलब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है आफ्टर द रिएक्शन, ये इसका अमाउंट क्या है? बचा हुआ है। अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट क्या है? बचा हुआ है। नॉट इक्वल्स टू, वो देख लो, आफ्टर द रिएक्शन अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट क्या है? बचा हुआ है। सर एक्सेस रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? ड्यूरिंग द रिएक्शन अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट किसी के ऊपर, ये किससे डिसाइड हो रहा है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो बताता है कि भाई साहब देखो 2 लोग हैं, एक बंदा लिमिट कर दे रहा है, एक बंदा रोक रहा है, रुको 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 भाई, इससे ज्यादा नहीं। एक्सेस वाला क्या होगा? मैं तो ज्यादा हूं तो कोई बात नहीं भैया, मैं पूरा खत्म हो जाऊंगा, तुम बचे रह जाओगे। अब देख लेना, कभी भी किसी का लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है कि सर उसके गिवन मोल्स डिवाइड बाय उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। किसी भी गिवन मोल्स को, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब जो ये आगे नंबर लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे तो पढ़ा चुका हूं यार, मैं बार बार भूल जा रहा हूं, कोई ऐसा ना कोई पहली बार आ गया हो। भाई कोई पहली बार आया हो तो सॉरी यार, अगर पहले दिन में ही यही लेक्चर देखने आ गए हो तो भैया सॉरी, ये पूरा का पूरा हमारे
10 12 20 15 जो भी क्लासेस का ना समरी है, तो बेटा इसको अगर कोई सोचे पहले दिन आ जाऊं तो नहीं होगा। ये देख लो अपने पास, ये देख लो, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो अगर किसी का लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो कुछ नहीं, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दो, जिसकी भी वैल्यू कम आएगी वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अदरवाइज लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के एक दो तरीके और थे, वो भी देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के एक दो तरीके और थे, जैसे मैंने ये भी बताया था कि अगर ये रिएक्शन दी हुई है, याद करो सर, कुछ याद करो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक तरीका, अगर मोल्स दिया है तो आप कुछ नहीं, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दो, जिसकी वैल्यू, जैसे देखो मान लो मैंने इसकी वैल्यू कितनी दे दी 10 मोल और इसकी वैल्यू कितनी दे दी 10 मोल, ठीक है, 10 मोल दे दिया, तो मेरे पास 1 मोल ये है और इसका 3 मोल ये है, इसके 2 मोल्स, मुझे क्या निकालना है, इसके मोल। पहले मैं डिसाइड करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे जब मोल गिवन है ना तो आप कुछ नहीं, इसका देख लो 10/1 कितनी आ जाएगी 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10/3, तो ये कितना हो गया 3.33। इन दोनों में से किसकी वैल्यू छोटी है, ये छोटा है, मतलब यही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। एक तो अगर मोल्स दिया है तो ये हमेशा वैलिड होगा, मोल्स के केस में हमेशा वैलिड होगा। लेकिन मैंने क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था कि भैया अगर मास दिया है, मान लो अगर यहाँ पे मास दे दिया गया तो उस केस में क्या करना है। अगर मास दे दिया गया, मोल्स ना देके मास दिया है, तो आपको कुछ नहीं, यहां पे मान लो इसका कितना दे दिया जाए, इसका 56 ग्राम दे दिया जाए और इसका कितना दे दिया जाए, 10 ग्राम दे दिया जाए। ध्यान से देख लो सर, ये 28 ग्राम है, ये कितना है 6 ग्राम, इसका कितना बनेगा 34 ग्राम। सर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते थे, मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था कि आपको कुछ नहीं बेटा, सीधा सीधा एक बार इमेजिन कर लेना है कि सर अगर कंप्लीट रिएक्शन किसी एक का हो जाए, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 56 ग्राम ऑफ N2, आप ये मान लो कि N2 का, नाइट्रोजन का ये 56 ग्राम पूरा का पूरा रिएक्शन कर गया। अगर ये 56 ग्राम पूरा का पूरा रिएक्शन कर गया तो मुझे बताओगे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर ये 56 ग्राम पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो हम सब ने क्रॉस मेथड सीखा है, 56 × 6/28। सर ये देख लो कितना ग्राम मास रिक्वायर्ड होगा, 12 ग्राम मास रिक्वायर्ड होगा। अगर 12 ग्राम मास रिक्वायर्ड है, अगर 12 ग्राम मास रिक्वायर्ड है, अगर 12 ग्राम मास रिक्वायर्ड है, क्या 12 ग्राम हाइड्रोजन है क्या आपके पास, नहीं है ना, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके पूरे रिएक्शन के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 12 ग्राम, नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो अब उल्टा करके देख लो, अगर मैं उल्टा लिख के देखूं, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, अगर ये नहीं है तो यही है, एग्जाम हॉल में ये नहीं है तो यही है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूं, अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन कराया जाए तो वहां पे मास ऑफ N2 कितना आ जाएगा, मास ऑफ N2 रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, ये देख लो सर 10 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 28 × 10 डिवाइड बाय 6, 280/6। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये 40 हो जाएगा, 24 और ये 46.66 ग्राम, ये पॉसिबल है। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा आ गया, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा आ गया, नाइट्रोजन आ गया। बाकी आप उसके हिसाब से उसके बाद स्टोइचियोमेट्री लगा देना, तो चीजें को रिलेट करो, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लो, तो ये स्टोइचियोमेट्री। इसके बाद इस चैप्टर में अब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे राउंडिंग ऑफ आती है एनसीईआरटी में, तो इसको मैंने बाद में लिखा है, रीजन इसका, राउंडिंग ऑफ में कुछ नहीं, जिस डिजिट को आप रिमूव करने जा रहे हो उसको देख लो। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो बगल वाले प्रीसीडिंग, मतलब उससे पहले वाले नंबर में क्या ऐड कर देना, 1 ऐड कर देना। उससे पहले वाले नंबर में क्या ऐड कर देना, 1 ऐड कर देना। अगर उससे लेस देन है, अगर लेस देन 5 है तो कोई चेंज मत करना। अगर इक्वल टू 5 हो गया तो आपको ये देखना है कि पहले वाले डिजिट कौन सा है, ऑड है या इवन है। अगर ऑड हुआ तो +1 ऐड करो, इवन है तो कोई चेंज मत कर देना। राउंडिंग ऑफ इज नथिंग। आपको बार बार कैलकुलेशन करने के लिए अप्रोक्सीमेट्स, इसको बार बार ये ना लिख के कितना कर दो, ये 700 कर दो। 699 को आप कितना लिख दो, 700 कर दो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। 699 को क्या कर दो, 700 कर दो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। पक्का, तो ये राउंडिंग ऑफ है। सर सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, मीनिंगफुल डिजिट्स, इनके कुछ रूल्स होते हैं। इनके रूल्स क्या बोलते हैं, इनके रूल्स क्या बोल रहे हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो से लेकर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। किसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो सर जो जीरो बीच में है उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो जीरो बीच में है उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर अगला क्या रूल आता है कि सर जो जीरो लेफ्ट
लेफ्ट से पहले मतलब पहला नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरोज हैं वो सारे के सारे क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। सर लेफ्ट से पहले जितने भी पहला, जैसे यहाँ पे ऐसा दिया है 0.00123, तो सर ये वाले सारे के सारे क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। किसने बोला सर राइट के बाद वाले सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। और अगर आप काउंटिंग कहीं कर रहे हो तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। कहीं भी काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर रहे हो तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। पक्का। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही चीज का ध्यान रखा जाता है कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर क्या रखना है आपको, लीस्ट डेसिमल प्लेस में। आंसर किस में रखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस में। लीस्ट डेसिमल प्लेस में आंसर कन्वर्ट कीजिएगा कि आंसर शुड बी इन लीस्ट डेसिमल प्लेस ऑफ द गिवन नंबर। अगर 2-3 लोग दिए गए तो आंसर हमेशा लीस्ट डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना है तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होता है, यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होता है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी है, मीनिंगफुल डिजिट्स की कहानी है। फिर अगर बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब किसी भी नंबर को इस तरह से लिख देना, इस तरह से लिख देना। और ये ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा दिया हुआ है अगर 10 की पावर -4, अगर मैंने इसको 10 की पावर -5 किया, पावर डिक्रीज करूंगा, ये डेसिमल कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। अगर मैं इसी की वैल्यू यहां देख लो, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता सर 10 की पावर -3 में लिख देता, पावर इंक्रीज करता तो इसकी वैल्यू क्या कर देता, डिक्रीज कर देता। यही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। आपको जब भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में बोला जाएगा पावर अगर डिक्रीज होगा तो सामने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये छोटी छोटी कहानी देख लेना। एसआई यूनिट्स में बात करें तो एसआई यूनिट्स में क्या है सर, मास का क्या होगा, केजी होगा, लेंथ का क्या होता है, मीटर, करंट का क्या होता है, एम्पीयर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा, कैंडेला, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, इनके बीच का आपस का रिलेशन देख लो कि हाँ भाई ये आपस में क्या रिलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम मीटर क्यूब में, एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। 1 लीटर को क्या लिखेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। ये छोटे छोटे कन्वर्जन है जिनका आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। एसआई यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। इसको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें फिर से आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलती हैं, फिर से आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यही सब चीजें फिर से एक बार बेटा दुनिया गोल है इस बात का प्रूफ दिखा रही होती है। ये सब दुनिया गोल है ना, इस बात का प्रूफ होता है कि भाई जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो फिर से घूम के आपके पास आती हैं, वो फिर से घूम के आपके पास आती हैं। देख लो अब प्रीफिक्सेस है, कहीं भी कोई वर्ड यूज कर रहा है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, फर्मी, जो भी अपने पास, तो ये ध्यान रखना अपने पास फेम्टो क्या होता है। तो ये प्रीफिक्सेस हैं जिनको आपको कहीं भी लगाया जाए। ऐसा ही एक प्रीफिक्स कौन सा था, मोल्स का था। मोल भी एक क्या है, 1 मोल इज नथिंग, अ प्रीफिक्स है जो वैल्यूज क्या करता है, फ्लक्चुएट कराता है। ओके, ये वैल्यूज क्या करता है, फ्लक्चुएट करा देता है। अब मुझसे कोई पूछे तो मैं आता हूं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में रिवाइज करना शुरू करूं तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पहले 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पहले ही कर लिए। मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। कहां पर हमने ऑलरेडी कहां पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के शुरुआत में जब परसेंटेज कंपोजिशन देख रहे थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोगों के पास ए और बी हैं, उनका मास दिया है या वॉल्यूम दिया है, तो हम उसका मास फ्रैक्शन पढ़ना चाहें। मास फ्रैक्शन या वॉल्यूम फ्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था जिसका हमने क्लास में बहुत मजाक उड़ाया था। कभी भी किसी का फ्रैक्शन बोला जाए तो कुछ नहीं, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। वॉल्यूम फ्रैक्शन मतलब अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये सारे के सारे यूनिटलेस होते हैं, डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय दिस। सम करोगे इन सब का तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐड करके देखोगे हमेशा क्या आएगा, चाहे वो मास फ्रैक्शन हो, चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, और चाहे आगे जाके मोल फ्रैक्शन हो। मोल फ्रैक्शन का भी सम करोगे क्या आएगा, सम इक्वल टू 1 आएगा। अगर 2 लोगों का मोल्स निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोला जाए, इसको हम लोग एक्स से काई प्रोनाउंस करते हैं, एक्स की तरह लिखते हैं और काई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। काई ऑफ ए निकालना है तो कुछ नहीं, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। काई ऑफ बी निकालना है, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इन दोनों के मोल्स का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो की इक्वल। काई ए प्लस काई बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सर मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, ये 3 फ्रैक्शन का ध्यान रखना, ये 3 फ्रैक्शन का ध्यान रखना। और अब यहां से कहानी शुरू करते हैं सर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन मतलब 2 टाइप के लोग होंगे सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो मेजर क्वांटिटी में होता है, बड़ी क्वांटिटी में होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यूनिट दिया हुआ है ग्राम पर लीटर। यूनिट दिया हुआ है ग्राम पर लीटर। क्या होता है सर, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा होता है कि सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम, कितना 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मल्टीप्लाई करते रहो। सर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर। कितने, मतलब अगर कहीं मैं बोलता हूं 10 ग्राम पर लीटर, मतलब क्या है कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऐसा हो जाता है। फिर अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मुझसे बोला जाए कि सर मोलारिटी बताओ, मोलारिटी क्या होती है, तो कुछ नहीं, मोलारिटी भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का थोड़ा बड़ा भाई है। वहां पे आप अभी थोड़ी देर पहले मास ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम की बात कर रहे थे, अब यहां कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम की बात करोगे। इसका यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर, या फिर इसी को मोलर बोल देते हैं, या फिर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका हुआ। वॉल्यूम अगर लीटर में ना दे एमएल में दिया हो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया करो। फॉर्मूला आपके पास है बेटा, ये फॉर्मूला शीट आपके लिए दी गई है, प्लीज ट्राई करना इस फॉर्मूला शीट को सही से यूटिलाइज करने की। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का निकालना है, इसका मोल्स निकालना है, तो क्या करोगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कर दोगे। लेकिन अगर गलती से वॉल्यूम एमएल में ले लिया तो मोल्स ना निकल के क्या निकल जाएंगे, मिली मोल्स निकल जाएंगे। मोल्स ना आके क्या आ जाएंगे, मिली मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ना आके क्या आ जाएंगे, मिली मोल्स आ जाएंगे। तो मोलारिटी ऐसे करना है। सर किसने बोल दिया कि अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें या कॉन्सेंट्रेट करें तो क्या होने वाला है, अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें या कॉन्सेंट्रेट करें तो क्या होने वाला है, तो सर नंबर ऑफ मोल्स, डाइल्यूशन करो चाहे कॉन्सेंट्रेशन करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। इसमें डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट या रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन हो और चाहे रिमूवल हो, एडिशन हो चाहे क्या कर देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं कि रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है। एडिशन हो चाहे रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट हो, दोनों केस में। सर याद रखिएगा जब मिक्सिंग की जाती है तो भी आप मिक्सिंग में भी क्या निकालते हो, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हो, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वेयर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को क्या बोल देते हैं, v1 प्लस v2, या वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को क्या बोल देते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कहीं कहीं सॉल्वेंट भी ऐड किया जाता है। तो मोलारिटी इज नथिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मोलारिटी। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स पर लीटर लेते हैं, मोलर लेते हैं, हो जाएगा। अब देखना मेरे पास मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है, स्ट्रेंथ। मोलारिटी के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको बार बार यूज करने को मिलेंगे, जो आपको शॉर्टकट के फॉर्म में आपको दिए गए हैं। मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करोगे क्या आएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा। या फिर हम बोलें कि मोलारिटी को और किस तरीके से निकालना है, तो मोलारिटी निकालने का एक तरीका ये भी है कि सर मोलारिटी इज नथिंग 10 इंटू परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 10 टाइम्स x इंटू डी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, निकाल दो। सर मोलारिटी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर ये तो तरीके थे ही थे। तो मोलारिटी एक थोड़ा बड़ा टर्म है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम चेंज कर जाता है। तो डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत आई तो उन्होंने एक नया टर्म निकाल दिया, क्या, उसको क्या बोल देते हैं, मोलालिटी बोल देते हैं। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, ये मोल्स में है तो ये केजी में है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, मोल्स पर केजी। नाम प्रोनाउंसिएशन बेटा कभी कभी अगर सही से नहीं प्रोनाउंस करोगे, दोनों इक्वली साउंड करते हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मोलालिटी है, मोलालिटी LITY, लेट गया है, ये बोल रहा है लेट जाऊंगा भैया, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट कर दूंगा। वो क्या है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन था, ये बोल रहा है सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट होगा। ये उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका ये, अगर मास केजी में ना दोगे ग्राम में दोगे तो क्या आ जाएगा, 1000। मोलालिटी को चाहोगे तो मोलालिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन से भी रिलेट कर सकते हो मोलालिटी को। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। या फिर आप ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, मोलालिटी क्या होगी, 1000 टाइम्स मोलारिटी डिवाइड बाय 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलारिटी इनटू मोलर मास। इसी को आप शॉर्टकट में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 क्या होता है, सॉल्यूट होता है। 1 क्या होता है, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर हम क्या डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्वेंट के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट से, ठीक है ना। तो मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हो गई। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स का मतलब क्या हो गया, जहां वॉल्यूम का यूज करते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती हैं। कैसे, मोलारिटी देख लो ना, उसमें वॉल्यूम
यूज होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम चेंज करेगा। मोलारिटी, स्ट्रेंथ, ये सब क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब कुछ नहीं, मोलालिटी को बोलते हैं या मोल फ्रैक्शन को, जिनको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक टर्म आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज नथिंग, बस इसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। मोलारिटी फॉर आयनिक सॉलिड्स, ये क्या होता है? मोलारिटी फॉर आयनिक सॉलिड्स, मोलारिटी फॉर आयनिक सॉलिड्स कहलाता है, मोलारिटी फॉर आयनिक सॉलिड्स कहलाता है। आयनिक सॉलिड्स के केस में जो मोलारिटी होती है उसी को क्या बोल देते हैं? फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये मेरी तरफ से एक साथ 10 घंटे में या 1 घंटा, आई थिंक 3-4 मिनट 5 मिनट में हम लोग 65 मिनट्स या 60 मिनट्स में रिवाइज करके बैठे सारे के सारे मेनली अपने पास। बेटा मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन आप ये मेरे साथ साथ, मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन आप साथ साथ करते जाओ, ट्राई करो। अब आपको कुछ नहीं करना, इस रिवीजन के बाद अगर आपको याद आ गया आप नोट्स से देख लो एक बार, आप नोट्स को मैच करो, एक बार फिर से रिवाइज करो, 1 घंटे में एक पॉडकास्ट की तरह इसको सुन लो, रिवाइज करो, थोड़ा ध्यान से फिर से एक बार मेहनत करो और ट्राई करो बेटा ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आप अपना जल्दी से जल्दी फिनिश कर लो। ठीक है? अगर ये चैप्टर, प्लीज किसी को भी बोल रहा हूँ, जितना बार हो सकता है आपको ये साल में 2 साल में जब भी आपको लगे कि यार मुझे रिवाइज करना है, तो आप कुछ नहीं, इस वीडियो को खोलिए एक बार, फटाफट नोट्स खोलिए और फटाफट पलटते चले जाइए, जो जो टर्म्स जहां बताए जा रहे हैं वो सीखते चले जाइए। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा, सबको याद आ गया होगा। तो कम टाइम में जितना अच्छे से रिवीजन हो सकता है मैंने कराने की कोशिश करी, लेकिन हाँ फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।